हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज सचिन कुमार मित्तल और हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसका अभी तक हम ऑलरेडी 4 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। इसकी लास्ट यूनिट आज पेंडिंग है जो कि आज हम फिनिश करने वाले हैं। रिलेटिवली इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, बाकी और कॉन्सेप्चुअली हल्का सा समझना है एंड दैट्स फाइन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो देख लेते हैं, यूनिट 5 का सिलेबस है। इसमें बेसिकली दो चीजें हम देखने वाले हैं, एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और देखने वाले ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का आपको सिंपल मतलब समझ आता है कि इन्वायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। तो आपको पता है बहुत सारे हमने कॉजेज देखे, सेकंड यूनिट पढ़ी, थर्ड यूनिट पढ़ी, फोर्थ यूनिट पढ़ी, फर्स्ट यूनिट देखा इन्वायरमेंट क्या होता है। उसमें हमने देखा कि इन्वायरमेंट में कितने जो है उस पर रॉन्ग बैड इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। रिसोर्स का हम मिसयूज कर रहे हैं, हम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन्वायरमेंट की जो हमारी क्वालिटी है बेसिकली वो डिग्रेड होती जा रही है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए या पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए पूरा ही जो है डिसरप्ट करने वाली है। तो उसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये हमें इसमें देखना है। बेसिकली इसने दिया है इसमें कि हम प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो एक्चुअली एक स्कीम आई थी, गवर्नमेंट ने जो ये प्रोटेक्शन एक्ट निकाला था, ये मेनली पढ़ना है। बट चूंकि बहुत सारे आए हैं, 5-6 अब तक आ चुके हैं, तो हम उन्हें भी देख लेंगे साथ में, थोड़ा फास्टली करेंगे सो दैट वी कैन कवर इट फास्टली। इनिशिएटिव बाय एनजीओ। एनजीओ का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए जो चलाए जा रहे हैं। तो इसे भी हम देखने क्या क्या इनिशिएटिव लेते हैं एनजीओ। फिर हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की। जो हमारी पॉपुलेशन है, बेसिकली जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट से किस फॉर्म में कितना निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, बेसिकली ये हम थोड़ा सा इसे रिलेट करने वाले हैं, ये हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन। ये 3 पार्ट है जो कि सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है, ये हम देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देखिए क्या होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसे सेफगार्ड करना है, उसे बचाना है। जो वेरियस पॉल्यूशन आ रहे हैं, वेरियस इंपैक्ट आ रहा है उस पर, जिसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंटल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेफगार्डिंग, मतलब प्रैक्टिस ऑफ सेफगार्डिंग, उसे सेफगार्ड करना, उसे बचाने की जो प्रैक्टिस है। एंड प्रिजर्विंग द नेचुरल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द लैंड, एयर, वाटर एंड इकोसिस्टम टू इंश्योर ए सस्टेनेबल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सिंपल मतलब है कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, एयर, आपका जो लैंड है, सॉइल पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह हैं, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं, एक हेल्दी और नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं। इसे हमें सेफगार्ड करना है। तो ऐसी ऐसी प्रैक्टिस हमें लानी है, ऐसी हमें बेसिकली एक्शंस लेने हैं, ऐसे ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, ताकि ये लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल रहे, हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर करंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एफर्ट्स एम, मतलब इसमें कि आपको वेरियस टाइप के एफर्ट करने हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सको, रिसोर्स को कंजर्व कर सको, क्योंकि रिसोर्स तो डिप्लॉय होते जा रहे हैं ना, आप डिप्लेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। आप जितना रिसोर्सेज को यूज करते रहेंगे वो खत्म होते जाएंगे, जो आपके नॉन रिन्यूएबल टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो उसे कंजर्व करना, उसे बचा के रखना है। प्रमोटिंग दी बायोडाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग टाइप के लोग, अलग प्लांट, ह्यूमन बीइंग, जो लाइफ है, वो सब अलग अलग टाइप की चीजें, डिफरेंट टाइप हो, वो एक साथ को एग्जिस्ट कर सके। चलिए अब देखिए, इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है हमारा, उसके हम कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अभी तो हमने एक लाइन में पढ़ लिया एक्चुअली कि हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या करने वाले हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो कंजर्वेशन किसका, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर बॉडीज है जिसमें रिवर आता है, लेक आता है, तालाब, पॉन्ड होता है, सी, ओशियन, ये सब है हमारी वाटर बॉडीज कहलाती हैं। नाले हैं बेसिकली, लेकिन गंदे वाले नहीं, सही टाइप वाले नाले। तो प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, वाइल्ड लाइफ, जो जंगल वाला हमारा है, जैसे आपके एनिमल्स होने चाहिए, बर्ड्स होने चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए, बहुत सारी टाइप की चीजें हैं, फॉरेस्ट होना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ को भी आपको कंजर्व करके रखना है, सो दैट वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर उस पर इंपैक्ट आता है, आप जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट खत्म कर देते हैं तो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं इन एडवर्स फॉर्म बेसिकली। तो अगर आप इन्हें जो
इन्हें कंजर्व करके रखेंगे, इन्हें आप सही यूज करेंगे, इन्हें आप प्रॉपर मतलब जो सिस्टम में रहेगा, तो उससे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज चीज होगा, तो वो इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट नहीं जाएगा, वो प्रोटेक्ट रहेगा एक तरीके से। पॉल्यूशन कंट्रोल, ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप पोल्यूट करेंगे उतना इन्वायरमेंट आपका डैमेज होगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना है, पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखना है जिससे आपका इन्वायरमेंट सेफ रहे, राइट। इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, बहुत सारे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसे हम ऐसी पॉलिसीज फॉलो करें, ऐसे ऐसे हम क्या मेथड्स, मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स यूज करें जिससे हम ये पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, राइट। आप मतलब समझदार हैं, समझ गए हैं कि क्या मीनिंग है। अल्टीमेटली हमें वही लिखना है, आपको बस बेसिक समझना है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो बार बार रिन्यू हो सके, बार बार यूज हो सके विदाउट कंजप्शन ऑफ, लाइक वो उसका मतलब खत्म नहीं होगा, वो कभी फिनिश नहीं होने वाली। जैसे कि सोलर एनर्जी होती है, हमारी विंड एनर्जी होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा था ये। तो प्रमोटिंग एंड यूटिलाइजिंग द क्लीन एंड green and renewable energy resources like solar, wind, hydroelectric, geothermal power to reduce the dependency on fossil fuel। इसका सिंपल से लॉजिक है, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें फॉसिल फ्यूल यूज होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन बेस्ड होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो अगेन ग्रीन हाउस गैस है, जो एनवायरमेंट में जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, हर लिविंग बीइंग को, पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, राइट। हमें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है तो आपको ऐसी सारे मेथड यूज करने पड़ेंगे, ऐसे बेसिकली ऐसी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, ऐसी चीजों को यूज करना पड़ेगा जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। तो रिन्यूएबल अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे आप वेस्ट कहीं भी डाल देते हैं, आप प्रॉपर मैनेज नहीं करते, ना उसे रीयूज करते हो, ना रिसाइकिल करते हो, ना प्रॉपर जगह पर उसे डिस्पोज करते हो, तो उससे क्या होगा, अब उसकी वजह से अल्टीमेटली सेम रिजल्ट होने वाला है जो कि इन्वायरमेंट को वो अफेक्ट करने वाला है बैडली। तो प्रॉपर हैंडलिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल टू मिनिमाइज देयर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, राइट। तो ये बेसिकली कुछ हमारे चल रहे हैं की एस्पेक्ट्स। इसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड रेगुलेशन। अगर आप इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी सोसाइटी, कम्युनिटी की तरफ से कोई ऐसी सॉलिड डेवलपिंग वो जो है इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाई जाए और उनकी मॉनिटरिंग की जाए कि जो इसे फॉलो नहीं करेगा हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे, उस पर फाइन लगाएंगे, उसकी इंडस्ट्री बंद कर देंगे अगर वो प्रॉपर जो है जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो डेवलपिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट प्रमोट द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड होल्ड द इंडिविजुअल्स एंड इंडस्ट्रीज अकाउंटेबल फॉर देयर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। मतलब उस इंडस्ट्री पे आप पेनल्टी लगाएंगे कि आप अकाउंटेबल हैं, आप ही रेस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आप पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस आपका जो है पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर हम प्रॉपर सॉलिड, थोड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगाएं, उन्हें रेगुलेट करें, उन्हें मॉनिटर करें और पेनल्टी लगाएं जो इसे फॉलो ना करे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये तो आपका हर एक चीज में आ सकता है। अगर जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे आप, जब तक आपको इस चीज का अवेयरनेस ही नहीं होगी कि हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट पे क्या गलत इंपैक्ट जा सकता है, तो फिर क्या आपको पता ही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं लेकिन आपको तो कुछ पता नहीं है। तो ये तो हर चीज के लिए मैंडेटरी है कि आपको एजुकेट करना है। इंक्रीजिंग दी पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशूज थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट टू एनकरेज दी पीपल, सो दैट वो ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो। तो अल्टीमेटली ये भी एक क्या है, ये भी एक मेथड है जिससे एजुकेट करना और अवेयर करना लोगों को, तो उससे क्या होगा, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब वही है कि जो अक्रॉस दी बाउंड्रीज हैं, जो कंट्रीज हैं, कोलैबोरेशन अमंग नेशंस टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस थ्रू एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव। मतलब दो अलग अलग कंट्री हैं, मान लीजिए वो नेबरिंग कंट्री है, मान लीजिए वो एक कंट्री में मान लीजिए अच्छी पॉलिसी चल रही है, एक में बैड है, या फिर एक में जिसमें बैड चल रहा है, जो पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो आपस में क्या करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को अपनी मेथोडोलॉजी देंगे, या फिर उसके यहाँ पे एक्सप्लेन, उसे बेसिकली एजुकेट करेंगे, या फिर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ अवेयरनेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब एक दूसरे का आप ऐसे कोऑपरेट, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करते हैं, तो इट विल रिजल्ट इन ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
राइट। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं उस पे। ये हमारा बेसिक था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है। अब उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा हूँ, सिलेबस में जो कवर है बेसिकली वो है कि आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेटेस्ट जो है 1986 है वो क्या है ये बताना है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन समझ में आता है आपको, ये वर्ड समझ में आता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए एक एक्ट आया था, मतलब एक बिल आया था, एक जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके एक एक्ट निकाला था 1986 में, राइट। उसे हमें एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या था। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार सारे देख लेते हैं आज तक कितने एक्ट आए हैं, राइट। तो एक जैसे जनरल क्वेश्चन है 23 में आया है, अभी पिछले साल ही आया था। ब्रीफली डिस्कस दी सैलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए ये तो 1986 की बात कर रहा है, पर हम इसके अलावा भी और सब चीजों का ब्रीफ देखेंगे। देखो सब देखने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80% सब में कॉमन है, ये भी ध्यान रखो आप। एक दो हम ऐसे देखेंगे, आप नेक्स्ट में बोलेंगे तो खुद कॉमन ही है, तो अब हम खुद ही कर सकते हैं, राइट। तो हम थोड़ा स्पीड से करेंगे सो दैट हमारा टाइम भी सेव हो और आपको भी ये जल्दी से हमारा जो है एक कवर हो जाए। तो इंट्रोड्यूस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो in India several legislations have been enacted to protect the environment and ensure the sustainable। जैसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। वाइल्ड लाइफ से क्या समझ में आता है मेरे को, वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड समझते हो, उसके अंदर लाइफ क्या, प्लांट होंगे, एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगी, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे एटसेट्रा एटसेट्रा होते हैं, राइट। तो इसके लिए आया था 1972 में पहली बार एक्ट, राइट। फिर उसके बाद वाटर के लिए आया था, पानी को बचाने का, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 में आया था कि वाटर पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, वाटर को कैसे सेफ गार्ड किया जाए, तो इसके लिए आया था। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फॉरेस्ट के लिए आया था, अगेन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ में क्या आता है कि फॉरेस्ट के अलावा और सब ये भी आ जाते हैं आपके जो बर्ड्स वगैरह सब हैं, जैसे हम वाइल्ड लाइफ की हम बात करें तो ये सब आ जाता है। लेकिन जो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इसका सिंपल मतलब है कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, या फिर जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब हम जो फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, आप उसे ट्रीज को काट दे रहे हैं, सब कर दे रहे हैं, तो उसे हम कंजर्व करना है, हमें उसे फॉरेस्ट को काटना नहीं है। एयर पोल्यूशन, फिर ये एयर के लिए आया था 1981 में, राइट, कि कैसे हम प्रिवेंट करें और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एयर पोल्यूशन। फिर हमारा जो हम बात कर रहे हैं ये आया केवल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब ये पूरे एनवायरमेंटल के लिए आया था, राइट। वो इंडिविजुअल के लिए आया, देख रहे हो, वाइल्ड लाइफ के लिए, वाटर, फॉरेस्ट, एयर, ठीक है। यहाँ इन्वायरमेंट के लिए आया है तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि इन्वायरमेंट तो इन सब चीज़ों की वजह से अफेक्ट हो रहा है ना बेसिकली। आप देखो वाइल्ड लाइफ अगर अच्छी नहीं है आपकी, तो या आप इसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट को रिजल्ट। तो दिस बेसिकली कॉम्बो पैक। कॉम्बो मीन्स कि आपका ये पूरा एक ग्रुप पैकेज है जिसमें सब कुछ कवर होना है, राइट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्टार्ट किया पहले वाला, हमने बोला वाइल्ड लाइफ के लिए आया था पहले, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। तो इसमें इसके कुछ हम ऐसे देख लेते हैं कि क्या था उसमें, बट हम इसे थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या बोला। वाइल्ड लाइफ का मतलब आप समझते हो, हमने भी बताया आपको। तो द एक्ट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क, मतलब एक वो देता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क, यानी कि एक स्टैंडर्ड देता है फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कंप्लीट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कि वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए। ये हमारा इसके की कुछ फीचर्स हैं जो इस प्रोटेक्शन एक्ट के हम बात कर रहे हैं। इट एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के जीव जंतु, बर्ड्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो भी चीजें हो सकती हैं वो सब एक साथ ही मतलब को एग्जिस्ट कर रही हैं और सर्वाइव कर रही हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, अलग अलग टाइप का ऐसे लिविंग बींग्स या वो जो आपके हैं, राइट। तो इसमें वाइल्ड लाइफ का सिंपल मतलब यही है ना। वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब, वाइल्ड लाइफ ये वही बात कर रहा है कि जंगल वाला जो एरिया होता है फॉरेस्ट टाइप का, उसमें जितने भी लिविंग बींग्स हैं बेसिकली वो उस टाइप का उन्हें कंजर्व करना है, अगर क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज,
ये हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें पूरे क्या क्या बोला गया था इस एक्ट में। सेकंड है प्रोटेक्टेड एरिया। द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर द स्पेसिफिक एरियाज एज नेशनल पार्क। जैसे राजीव गांधी नेशनल पार्क, ऋषिकेश में जाओगे आप, आपका है राजा जी जो, फिर नैनीताल जाओगे तो जिम कॉर्बेट पार्क है, फिर ऐसे ही आपका इटावा के पास में भी डाला है सफारी वाला। तो ये सब एक्चुअली प्रोटेक्टेड एरियाज में ना गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेके बोल दिया कि ये हमारा वाइल्ड लाइफ के लिए हमने ये कर लिया। अभी मोदी जी का देखो आप, कुछ महीनों पहले चल रहा था, वो पूरे वो चीता लाए हैं, टाइगर्स लाए हैं फ्रॉम, क्योंकि वो भी वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, राइट। तो वो हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बैलेंस करते हैं, इसलिए ये वाला। These areas are essential for the conservation of various species and their habitats। बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज और उनके जो रहने पे डिपेंडेंसी होती है वो हम उसके लिए ये कंजर्व करता है, राइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। जैसे शिकार करते थे पुराने जमाने में, हंटिंग में शिकार करना, तो पहले टाइम में राजा निकल जाते थे शिकार कर देते थे। तो जैसे अभी सलमान खान जी का इशू चल रहा है, इशू मतलब चल ही रहा था, खैर अभी तो शायद खत्म ही हो गया, और हिरन का जो हिरन उन्होंने मार दिया था, तो वो इसी एक्ट में आता है बेसिकली। आप ऐसे मार नहीं सकते आप, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ का पार्ट है आपके। तो हंटिंग आपने रोक दिया। Acts provides the hunting of specified wild animals and birds, right? It categorizes the animals into, ये बहुत सारी टाइप की कैटेगरी अलग अलग बोली गई थी कि ये इस कैटेगरी का ये आपका एनिमल्स आता है, इस कैटेगरी में ये है। तो जिस कैटेगरी का एनिमल को आपने मारा उसके हिसाब से अलग अलग से पेनल्टी रखी गई थी आपने अगर हंटिंग की, राइट। तो हंटिंग और पोचिंग ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1। हाँ, तो शेड्यूल 1 में ऐसे डाले, जैसे हिरन है वो शेड्यूल 1 में आता है, अगर आपने उसे किया तो फिर आपको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ होने वाला हो सकता है। जो 6 वाला है उस पर अगर आपने मार दिया तो थोड़ा बहुत पेनल्टी लग के छूट जाओ, लेकिन अगर वैसे 1 में आ रहा है तो ये 1, 2 बहुत सीरियस वाले थे। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब क्या है कि द एक्ट रेगुलेट्स द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब जो हमारे वाइल्ड लाइफ वाले जो जीव हैं हम बात कर रहे हैं, इनका भी ट्रेड हो सकता है। हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं या हम कहीं और से ला रहे हैं, जैसे मोदी जी चीता लाए, वो भी तो ट्रेड ही है। आपने वहां से अफ्रीका से मंगा लिया या आपने दूसरी कंट्री से कहीं से मंगा लिया, तो वो ट्रेड है बेसिकली, ताकि आपका जो बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, या आपके यहाँ अगर कोई टाइप की स्पेसीज नहीं है तो आप कहीं और से लाके आपने अपने यहाँ कर दिया, क्योंकि ये इकोलॉजी के बैलेंस के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक। इट प्रोवाइड्स दी सेल, परचेज और पोजेशन ऑफ ट्रॉफीज, एनिमल आर्टिकल्स एंड स्पेसिफाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स विदाउट प्रॉपर परमिशन। ठीक है जी, अब देखते हैं 5 पॉइंट क्या है। 5th पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। मतलब क्या है कि आपने क्या किया, उसके लिए एक मिनिस्टर रख दिया, जिसे हमने यहाँ वार्डन बोल दिया बेसिकली, कि अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आपने किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में डाल दिया, जैसे वन विभाग वाले होते हैं, तो वो एक तरीके से गार्डन का काम करेंगे। अगर आपको कुछ उन्हें एक्टिविटी लगी, कोई किसी का शिकार कर रहा है, मार रहा है, तो वो जाके उसे रोकेंगे, उसे जेल में डालेंगे, पनिशमेंट होगा, उसे पेनल्टी लगेगी, राइट। ठीक है, तो ये है बेसिकली द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, राइट। फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये अलग टाइप की गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि हम एलिफेंट को कंजर्व करने वाले हैं, बचाने वाले हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो और लाने वाले हैं। सेम हमने टाइगर के लिए बोला। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम थी। द एक्ट लेड टू द इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब हाथियों की संख्या कम हो गई थी एलिफेंट की, वो ड्यू टू सर्टेन रीजन्स वो अब नहीं कम होते जा रहे थे, तो वो टाइगर के भी साथ कैसा था, उनका फोकस था इन्हें बचाया जाए। और एक तो इन्हें बचाया जाए क्योंकि इनकी जो स्पेसीज है, आगे जनरेशन आने वाली है, फिर वो खत्म हो जाएगी। लाइक डायनासोर हम बोलते हैं, वो विलुप्त हो गए, डिसअपियर हो गया फ्रॉम दी अर्थ। ठीक, तो उसके लिए ऐसा ये स्कीम चलाई जाती है। ये भी एक पार्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। फिर है पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर द एक्ट प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज एंड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज सच एज हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। हंटिंग तो देखो आपको पता है क्या होता है। पोचिंग इज व्हाट? पोचिंग इज लाइक शिकार करके फिर उन्हें मार के खाना। जैसे कुक करते थे पहले आदिवासी लोग होते थे, तो वो क्या करते थे, मारते थे, उन्हें वहीं पे जलाते थे, कुक करते थे और खाते थे। तो पोचिंग मीन्स व्हाट? एंड इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब इलीगल मतलब जैसे हाथी दांत, आपको देखा हाथी को मार के उसके दांत की ट्रेड करते हैं, तस्करी बोलते हैं जिसे।
तो हम उस पे भी पनिशमेंट है ये। पेनल्टीज कैन इंक्लूड इम्प्रिजमेंट एंड फाइन्स, मतलब आपका लाइफ टाइम जो है जेल हो सकती है और आपकी फाइन लगता है, डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द ऑफेंस, डिपेंड करता है कौन से शेड्यूल वाले आपने एनिमल के साथ क्या किया, राइट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद से 1972 में जब ये एक्ट लाया गया था, इसके बाद से उसे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को काफी हद तक किया गया, कंट्रोल किया गया और काफी जो है उससे इंप्रूवमेंट आए। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट। ठीक है, अभी हमारा ये होता है फिनिश यहाँ पे। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा आता है 1972 वाला एक्ट था, अब हमारा आता है 1974 वाला एक्ट। ठीक है, ये एक्ट है द वाटर प्रिवेंशन, हाँ वाटर के लिए, ये हमारा वाटर के लिए था, वो वाइल्ड लाइफ के लिए था, वाटर के लिए। काफी चीजें ऑलरेडी इसमें कॉमन होंगी, हम वाटर पॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा स्पीड से मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्वियस सी बात है, द प्राइमरी एम इज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। बस आपको वाटर की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो कैसे कर सकते हैं? पॉल्यूशन को कम कर दो, पॉल्यूशन कम कर दोगे तो आपकी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, द एक्ट एस्टेब्लिश सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए थे, सेंटर के भी और आपके स्टेट में भी। ठीक है, टू रेगुलेट एंड इन्फोर्स द मेजर्स अगेंस्ट द वाटर पॉल्यूशन, कि आपको पॉलिसीज बनानी है और आपको इन्फोर्स करानी है वो पॉलिसीज इन ऑर्डर टू अवॉइड द वाटर पॉल्यूशन। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कि इस क्वालिटी का, इतने पीएच वैल्यू का आपका वाटर क्वालिटी होनी चाहिए, पीने के लिए इतना चाहिए, नॉर्मल के लिए इतना चाहिए, तो इस टाइप के स्टैंडर्ड बनाए गए थे सब, सो दैट इट इज सेफ फॉर वेरियस यूजेस सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, फिर एक बनाया गया पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, मतलब बनाया गया मीन्स कि ये रखा गया कि इट एम्पावर्स द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज होते हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है या फिर इंडिविजुअल कोई बंदा है या जो भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर पॉल्यूशन के लिए, तो उसे उसके अगेंस्ट में क्या लिया जाए? एक्शंस लिया जाए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड यू विल हैव टू बियर सम पेनल्टी और पनिशमेंट। फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्चार्ज, मतलब क्या हुआ कि आप जो डिस्चार्ज कर रहे हैं, इंडस्ट्री हुआ या आपका कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रहा है, आपका एग्रीकल्चर का हुआ, वो डिस्चार्ज हो रहा है और वो नदियों में, नालियों में जो वाटर बॉडीज बनी हुई हैं उसमें जाके मिल जा रहा है। जो वाटर बॉडीज में अगर मिल जाएगा जाके, तो वो पीने का पानी तो वहीं से आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो वहीं से सोर्स ही आपका पोल्यूट होगा, तो आप फिर वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो एक लिमिट तक ठीक है, बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड अगर लिमिट हुआ तो फिर उस पर रोक लगाई गई और उस पर कानून बनाया गया। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, रेगुलरली आप क्या करोगे? रेगुलर मॉनिटरिंग करोगे वाटर क्वालिटी की एंड पोल्यूशन के लेवल की, कि वाटर की क्वालिटी कितनी है। अगर सही है, अप टू लिमिट है तो ठीक है, अगर आपकी जो है क्वालिटी डिग्रेड हो गई, बियॉन्ड लिमिट चली गई और पोल्यूशन का लेवल उसमें बढ़ गया, तो आपको फिर तुरंत से क्या करना है? इंस्पेक्शन करना है, सैंपल लेना है वाटर, और आपको क्या फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एनालाइज करके और फिर उस पर एक्शन लेना। पेनल्टीज फॉर वायलेशन, और जो हमने स्टैंडर्ड बना दिए, जो हमने क्वालिटी मेजर्स रख दिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रख दिया, तो ये उसके लिए प्रोविजन बनाए गए फॉर पेनल्टीज फॉर दोज हु वायलेट द रूल्स एंड कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन। ये इसमें किया गया था बेसिकली इस एक्ट में। फिर पावर टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स, मतलब क्या हुआ? द सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट एरियाज। मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है रेफरेंस के लिए रखने पड़ेंगे ना। अगर मैं बोलूंगा वाटर खराब है तो किस रेस्पेक्ट में बोलूंगा? हर चीज रिलेटिव है, कोई ना कोई उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, तो उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बोला गया है कि उन्होंने स्टैंडर्ड हर एरिया के हिसाब से अलग हो सकते हैं, वो डिस्क्राइब किए गए और वो डॉक्यूमेंटेड किए गए। कोलैबोरेशन विद अदर एक्ट्स, The act works in conjunction with other environmental laws to ensure comprehensive protection of water resources। मतलब इसके साथ में जो हो सकता है कि जो हमारा सॉइल है, बेसिकली जो चीज़ सॉइल को पोल्यूट कर रही है, वही हो सकता है कि हमारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपके वाटर को भी कर रही हो, या एयर को जो पोल्यूट कर रहा है वो आपको इसमें भी कर रहा होगा पोल्यूट। तो इसीलिए वो दूसरों के साथ में, दूसरे जो अलग से पोल्यूशन वाले जो फैक्टर हैं, उनके साथ में एक जो है एक एनवायरमेंटल लॉज बनाया गया, जिससे इसका कंप्रहेंसिव, मतलब ओवरऑल हर तरीके से पूर्ण रूप से उसका प्रोटेक्शन हो सके। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस तो हर चीज में जरूरी है, हम पहले भी बता चुके हैं। इट एनकरेजेस द पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द वाटर सोर्सेज, राइट।
ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा खत्म होता है, सेम इसी टाइप का हो गया, मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। 1980 में फॉरेस्ट के लिए आया था। वाइल्ड लाइफ का देखो, वाइल्ड लाइफ है वो जीव जंतु जो वहां पे हैं, अलग अलग टाइप के जो लाइफ है, ह्यूमन वो बीइंग है, लिविंग बीइंग्स हैं बेसिकली, उसके लिए। फॉरेस्ट का मतलब है जो जंगल है, जो पेड़ है, हम उससे डील करने वाले हैं मेनली, ठीक है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। मेनली फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के साथ में बायोडाइवर्सिटी अपने आप जुड़ जाती है। द एक्ट वाज इनेक्टेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करें, पेड़ काट काट के बिल्डिंग बनाने लगे, पेड़ काट के हमने इंडस्ट्री बना दी, पेड़, ये हमारा मेन मोटिव था कि हम फॉरेस्ट लैंड जो हमारी है वो फॉरेस्ट लैंड ही रहे, उसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए काफी स्टेट में आप देखोगे गवर्नमेंट का साफ साफ रूल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, कि आप फॉरेस्ट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कोई सेल भी नहीं कर सकता है। फॉरेस्ट लैंड मतलब फॉरेस्ट लैंड। इट एम्स टू एंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। जो फॉरेस्ट का एक इतना बड़ा रिसोर्स है वो हमेशा चलता रहे, नहीं तो हम सब काट देंगे तो फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे। एंड प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस। अल्टीमेटली अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी कर रहे हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। इसके अब की फीचर कुछ देख लेते हैं जल्दी से। प्रायर अप्रूवल फॉर डाइवर्जन। देखो इसमें क्या बोला गया, अगर आपको डाइवर्जन करना है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो पहले उससे अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना अप्रूवल के आप नहीं कर सकते। नहीं तो पहले क्या होता था, ऐसे ही करते थे 1980 से पहले, लेकिन अब ये रूल आया कि आप ऐसे नहीं कर पाओगे। द एक्ट रिक्वायर्स दैट एनी प्रपोजल टू यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। जैसे कहीं हाईवे निकलना है, तो आपने क्या किया कि आपने फॉरेस्ट लैंड में जो है, जो फॉरेस्ट है, आपने उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पज हो गया ना। जो हाईवे तो नॉन फॉरेस्ट है, वो तो नॉर्मल रोड है, तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो, लेकिन फॉरेस्ट को यूज कर रहे हो। तो उसके लिए किसी भी टाइप का, जैसे माइनिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंडस्ट्री लगाना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुआ, उसके लिए पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसके अलावा नहीं होगा। इसलिए आजकल थोड़ा मुश्किल भी हो गया अप्रूवल लेना, राइट। उसके बाद से तो ये हुआ, इससे क्या होगा, फॉरेस्ट को कोई अपनी मर्जी से काट नहीं पाएगा। कॉन्ट्रैक्टर आते थे काट देते थे, कोई भी आता था काट दिया कि ठीक है यहाँ पे हाईवे बना दिया। अब वो नहीं कर पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली रूल लगा दिया। दिस इज डन टू मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड बायो, राइट, ऑब्वियसली बात है, ये तो इसलिए किया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, आप देखेंगे ये भी आपको पता है, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें डिफाइन किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा, जो मैंने आपको वर्ड यूज किया था अभी, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये एक्चुअली मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है, आज की डेट में भी आप देखोगे इस नाम से मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, वैसे टाइम पे नाम चेंज करते हैं, पर अल्टीमेटली वही होता है, ठीक है। Ministry of Environment, Forest and Climate Change plays a crucial role in granting the or rejecting the proposal। जो हमने बोला ना अभी कि प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, किससे लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बना दिया है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, राइट। उससे आपको लेना पड़ेगा और वही डिसाइड करेगी कि क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं, क्या ये अच्छा है हमारे लिए, एनवायरमेंट के लिए कि नहीं है, वही डिसाइड करेगी, तभी वो परमिशन देगी। द डिसीजन इज मेड अंडर कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव नॉन फॉरेस्ट लैंड। मतलब वो देखेगी मिनिस्ट्री डिसीजन लेने से पहले कि इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट कितना आएगा, वाइल्ड लाइफ पे कितना जाएगा, फॉरेस्ट की वजह से क्या दिक्कत आएगी, और अगर मान लो मैं यूज करने हम दे भी देते हैं, चलिए परमिशन, क्या इसके अलावा हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, ऐसे पता लगे फॉरेस्ट आपके पास बचे ही नहीं, आप परमिशन देते जा रहे हो और एक दिन क्या हुआ, सब पूरा प्लेन हो गया, राइट। तो वो सब देके और डिसीजन लेगा। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, कंपनसेटरी, देखो एक वर्ड होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि आपने सारे के सारे पेड़ बहुत सारे एक साथ काट दी, उसे बोलते हैं डिफोरेस्ट, जिसमें ये तो निगेटिव टर्म है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है आप प्लांटेशन कर रहे हो बेसिकली, और ज्यादा प्लांट लगा रहे हो, और ज्यादा फॉरेस्ट पेड़ पौधे लगा रहे हो, आप उसे फॉरेस्टेशन बोलते हैं। कंपनसेटरी का मतलब है, ये भी एक्ट में बोला गया, जितने पेड़ आप काटोगे, जितने फॉरेस्ट के पेड़ आप काटोगे, जितने भी आप नॉर्मल पेड़ काटोगे, कंपनसेटरी इसकी जगह है, इसके बदले आपको दूसरी जगह एफोरेस्टेशन यानी कि नए प्लांट लगाने पड़ेंगे। ये इसका सिंपल मतलब है, समझ में। द एक्ट मैंडेट्स कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एज ए
कंडीशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, कि हम तभी तुम्हें परमिशन देंगे, तभी हाईवे निकाल पाओगे आप पहले तो इसे हटाओगे, हम परमिशन दे देते हैं, मान ले दे देते हैं, हम अपने एनालिसिस के हिसाब से देखा ठीक है हटा दो, अगर आप 1000 पेड़ काटोगे तो 2000 मेरे को लगा के दोगे, 3000 या 4000, अभी गवर्नमेंट का ऐसे रूल चल रहा है, राइट। वो डबल या ट्रिपल टाइप से ऐसे बोलते हैं। इन केसेस वेयर फॉरेस्ट लैंड इज यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज एंड इक्विवेलेंट एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड मस्ट बी अफॉरेस्टेटेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। मतलब वही है कि आपने यहाँ से लिए यूज किया, हाईवे निकाल दिया, तो इसकी जगह मेरे को 100 पेड़ आपने काटे तो 200 पेड़ आसपास फिर से कहीं लगा के दो मेरे को, ये बात, राइट, तभी परमिशन मिलती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट आता है रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का तो डिसाइड कर दिया, ये रोल है जो वो रिजेक्ट करेगा। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू अप्रूव रिजेक्ट प्रपोजल, द स्टेट गवर्नमेंट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ प्रपोजल एंड प्रोवाइडिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो परमिट हुआ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि वो सही प्रपोजल प्रिपेयर करके सामने रखे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। आप समझे, प्रपोजल इज नथिंग बट ए डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उसके प्रोज कॉन्स, उसका हर टाइप की रूल्स सब कुछ लिखा होता है कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, कैसे हो सकता है, हर टाइप का सही जानकारी जो दे सकती है। क्योंकि स्टेट में तो प्रोजेक्ट चलेगा ना, मान लो जी कोई प्रोजेक्ट, अभी देखिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? गुजरात स्टेट में चल रहा है। तो अब वहां पे कोई फॉरेस्ट अगर काटना है उनको, तो गुजरात स्टेट का जो स्टेट मिनिस्ट्री होगी उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट होगा, किसका? प्रोजेक्ट वालों का, जो प्रोजेक्ट को परमिशन लेनी है वो उससे लेंगे, और फिर स्टेट गवर्नमेंट किससे लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी। वो जानकारी देते हुए, सब कुछ पूरा रिकॉर्ड देते हुए, उसी से फाइनलाइज होगा कि ये अब आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, राइट। ठीक है, फाइनल डिसीजन किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। पेनल्टीज फॉर वायलेशन, अगर वायलेशन आप करते हो तो फिर हम अगेन फिर वही, अगर वायलेट कोई करता है किसी भी रूल को कि बिना पूछे आपने काट दिया पेड़ और पकड़ा गया, तो उस पर फाइन भी लगेगा और पनिशमेंट भी लगेगा, राइट। ठीक, चलिए हम 6 पॉइंट देखें, कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। इसमें बोला गया कि जो इकोलॉजिकली थोड़ा सेंसिटिव एरियाज हैं उन्हें ज़्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा कंजर्व किया जाए, उन्हें बचाया जाए। जैसे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ, प्रपोजल फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इन सच एरियाज सब्जेक्टेड टू इवन ग्रेटर स्क्रूटनी। मतलब कुछ एरिया ऐसा है जहां पे डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है फॉरेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, वहां तो अप्रूवल मिलना और आसान नहीं है। तभी बोला गया कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली ग्रेटर स्क्रूटनी होती है, चेकिंग होती है, जांच होती है, जब बाद फाइनली उन्हें कंफर्म होगा तभी वो प्रपोजल देंगे, वो देंगे, अप्रूवल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, राइट। अब ये इसका समरी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज ए क्रूशियल टूल इन इंडियाज एफर्ट टू बैलेंस द डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद द कंजर्वेशन ऑफ इट्स रिचेस्ट फॉरेस्ट हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट। ठीक है, अभी हमारा ये भी कवर होता है। अब हम आते हैं 1981 में, हम आ गए अब द एयर, अब एयर को, अभी हमें एयर को बचाना है। अल्टीमेटली फिर वही आप कुछ काफ़ी चीज़ें फिर से वापस से रिपीट होने वाली हैं। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इज एन इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट वाज इनेक्टेड, जो आया गया था टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप इनहेल नहीं कर पाते, जो कि आजकल दिल्ली की हाल है। इट्स नॉट अबाउट दिल्ली ओनली, इट्स दी मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं जहाँ पे दिक्कतें अब देखने को मिल रही हैं। की फीचर्स क्या है इसका? मेन मोटिव यही था कि प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, एयर पोल्यूशन कम से कम हो, और उसे अगर बचाया जा सके तो दैट इज़ परफेक्ट। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डिसाइड की गई इस एक्ट के थ्रू कि कौन कौन इसे करेगा। तो इसके लिए बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट द सेंट्रल लेवल, और स्टेट वाला स्टेट लेवल पे। ये तो खैर आपको समझते ही। दीज बोर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ये इनका काम था बेसिकली। पहला ये काम किया गया इसमें। फिर क्या काम किया गया? दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। इसमें बताया गया कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या करेगा, एम्पावर्स टू टेक द मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मतलब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, हमने बोला 2 जगह थे, उनका क्या काम होगा, वो कंट्रोल मेजर्स बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या करेंगे? वो डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड्स कि किस लिमिट तक एमिट हो सकता है धुआं, CO2 पोल्यूटेंट, किस लिमिट तक, उसकी लिमिट क्या रहेगी जिससे मेरा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ना करे। इंस्पेक्ट द इंडस्ट्रियल प्लांट, जो इंडस्ट्रियल प्लांट हैं उनका जो एग्जॉस्ट है
वो किस लेवल तक कितना रिलीज कर रहा है बेसिकली। एंड द इश्यूज डायरेक्टिव टू इंडस्ट्रीज विच डू नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब उसे इशू द डायरेक्टिव्स, बेसिकली उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाए, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बताया जाए कि आप ये फॉलो करिए, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी लगेगी, आप पनिशमेंट लगेगी, आप इंडस्ट्री बंद कर दोगे। तो बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर दी गई कि वो स्टैंडर्ड सेट करेगा, मेजर करेगा, मॉनिटर करेगा, देखेगा और जो नहीं मान रहा उसको पॉल्यूशन पेनल्टी मारेगा, राइट। ठीक, फिर हम बात कर रहे हैं कंसेंट मैकेनिज्म। कंसेंट मैकेनिज्म होता है कि मतलब आपसी सहमति वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे अपनाया गया। जैसे इंडस्ट्रीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिफोर। कोई भी काम, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करती है, आप वो प्रोजेक्ट चला दिया कि हमने तो बुलेट ट्रेन से काम चलाना है, या फिर रेलवे का इंफ्रा है, या हाईवे का इंफ्रा है, या फिर कोई भी मेट्रो का इंफ्रा है, कुछ चल रहा है, तो अगर वो इनिशिएट करेगा पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेगा, क्योंकि सैंड होगा, सीमेंट होगा, कंक्रीट होगी, जब भी वो यूज होगा, मिट्टी होगी, बहुत सारी वो जो है आपका एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत सारे वो पर्टिकुलर मैटर्स रिलीज होंगे एयर में, एयर पोल्यूशन जाएगा। तो इसके लिए पॉल्यूशन बोर्ड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो आपसे बोलेगा लेबोरेटरी दिखाओ मेरे को, क्या लेबोरेटरी है आपका, क्या आपका सेफ्टी वो है कंसर्न्स है, क्या आपका जो है आपने क्या वो किस प्रोसीजर से आप फॉलो करने वाले हो, कैसे आप करने वाले हो, तो वो सब पूरा करते हैं। कंसेंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन एंश्योरिंग दैट इंडस्ट्रीज फॉलो द स्टैंडर्ड सेट बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, राइट। ठीक है, इसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। अभी उसे क्या करना है, हमने बोला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है, उसे मॉनिटर करना है रेगुलर बेसिस पे एयर की क्वालिटी अलग अलग एरिया में। तो उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एयर के रिलेटेड और उसकी एयर क्वालिटी टेस्टिंग होगी रेगुलर बेसिस पे। अब रेगुलर वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, पर जनरली ये कि वंस इन अ मंथ या 2 times इन अ मंथ जो है ऐसे जनरली कर लेते हैं। दे कैन कंडक्ट एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग एंड अदर रेलेवेंट स्टडीज टू एनालाइज द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब वो रेगुलर बेसिस पे इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उन्हें यह पता चल सके कि एयर की क्वालिटी में कितना चेंज आ रहा है। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस सेम वही, अगर आप फॉलो नहीं करोगे, वॉयलेशन करोगे तो आप पे क्या लगा दी जाएगी, पेनल्टी लगा जाएगी, पनिशमेंट पेनल्टी सब। ठीक है, राइट। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका पब्लिक अवेयरनेस। फिर से वही सेम है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें क्या है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, उसे अवेयर किया जाए, उसे समझाया जाए, एजुकेट किया जाए कि अगर आप कुछ एक्टिविटी जो कर रहे हैं बेसिकली इसकी वजह से एयर पोल्यूट होगी, आपका एनवायरमेंटल डैमेज हो जाएगा पूरा, तो उसके लिए ये वाला, राइट। द एयर पोल्यूशन एक्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग। सेम वही चीज है कि समरी है बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। एयर पोल्यूशन भी हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं मेन पे, जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है। वो बोलता है ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। इट्स नॉट अबाउट वाटर पोल्यूशन, या वाटर को कंजर्व करना है आपको, या वाटर को प्रिवेंट करना है, या एयर को करना है, या सॉइल को करना है, या फिर आपको फॉरेस्ट को करना है, वाइल्ड लाइफ को करना है। ये डायरेक्टली डील करता है पूरे इन्वायरमेंट को एज अ होल। तो इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे, जो हमने पीछे के पढ़े ना सारे, वो सारे आ जाएंगे, आप समझे। तो ये पूरा कॉम्बो है बेसिकली। तो ये इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो रिपीटेटिव चीजें आने वाली हैं। इज ए क्रूशियल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। इट वाज इनेक्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। कि एक फ्रेमवर्क, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि हमें इस प्रोसीजर के थ्रू चलना है जिससे हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, या फिर हम और क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इंप्रूव हो, जो खराब हो चुका वो आगे और इंप्रूव हो, राइट। The Act empowers the central government to take measures to address environmental issues and sets the stage for formulation and implementation of environmental policies and programs. राइट, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो मेजर लेगी टू क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे हैं, और सेट द स्टेज फॉर फॉर्मुलेशन। मतलब एक वो स्टैंडर्ड, एक पॉलिसीज, एक रेगुलेशंस बनाएगी कि हमारी ताकि उसे इम्प्लीमेंट करा जा सके एनवायरमेंटल पॉलिसीज को, एंड जो है ये हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो सके। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, टू सेफगार्ड द एनवायरमेंट एंड प्रिवेंट द हैजार्डस टू ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज। सिंपल इसका मतलब था, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो सब चीजें होनी है, राइट। फिर हम बात करते हैं सेकंड वाला, पावर्स ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, मतलब क्या कैसे पावर, इसमें सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ग्रांट्स दी एक्सटेंसिव पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मेन पावर दी गई एक्चुअली टू टेक मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अब ये क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में पावर दी गई कि आप ही को मेजर्स है, स्टैंडर्ड बनाने हैं, आप ही को पॉलिसी बनानी है, आपको रेगुलेट करना है, आप ही को मॉनिटर करना है, आप ही को सब करवाना विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, राइट। ठीक है, मेन पावर इन्हें दी गई है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द, दिस इंक्लूड्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड तो बताओगे ना आपकी एमिशन के क्या, जैसे अभी भारत BH वाला चल रहा है, BS जो है, BS था ना, BS 3 4 के बाद 5 आया नहीं, डायरेक्ट 6 आ गया है। तो धीरे धीरे जो BS लेवल बढ़ रहे हैं, ये पॉल्यूशन का एमिशन जो होता है उस पे ही स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि किस जगह पे किस पर्टिकुलर व्हीकल से कितना एमिशन परमिसिबल है, जिससे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना हो। लेकिन अभी ऑटोमोबाइल इतने ज़्यादा हो गए और बहुत सारे इतने फैक्टर हो गए कि कुछ कंट्रोल करना मुश्किल है। एंड डिस्चार्ज रेगुलेटिंग द लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैनेजिंग द हैजार्ड। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है कि ऐसे सिटी के अंदर आपने अगर लगा दिया तो पोल्यूशन एयर हो जाएगी, तो पोल्यूट एयर हो गई तो आप लोगों को जीना ही बेकार हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए इंडस्ट्री जनरली आउटर पे ना आता है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, नॉइज लेवल्स एंड क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर, राइट। मतलब एक लिमिट बना दी गई, ये स्टैंडर्ड है कि इसके बीच में रहता है तो फाइन है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। दीज स्टैंडर्ड्स सर्व एज अ बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब रेफरेंस फॉर वेरियस एक्टिविटीज टू एंश्योर दे डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, राइट। ठीक, अब बात आती है 4 पॉइंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए ये टर्म बहुत अच्छा है, आ सकता है, ये आप ध्यान रखना, व्हाट डू यू मीन बाई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका सिंपल मतलब ये है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंट ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट बिफोर दे आर अंडरटेकन। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नॉर्मल बताऊंगा तो आपको 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट विद सिग्निफिकेंट। मान लीजिए अब देखो कोई प्रोजेक्ट आया मेट्रो का कि मेट्रो लाइन जानी है, तो उस लाइन को जाने से पहले एक EIA किया जाता है जिसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सिंपल मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से इसमें जो एक्टिविटीज होंगी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑपरेशनल होगा, ये प्रोजेक्ट चालू होगा, उसके वजह से इन्वायरमेंट पे, उसकी वाइल्ड लाइफ पे, फॉरेस्ट पे, सोशल पे, आसपास जितना भी एयर पे, वाटर पे, सोइल पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसका पूरा असेसमेंट यानी कि केस स्टडी की जाती है, स्टडी की जाती है कि ये पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। फिर उस चीज को सबमिट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल मिनिस्ट्री में, लाइक जो हमने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो अगर आप उसमें करते हो, फिर वो देखते हैं, पढ़ते हैं EIA को, तब वो समझ जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हमें अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। अभी समझ में आया आपको, राइट। यही बस इसका मतलब है और कुछ नहीं, कि आप प्रोजेक्ट के अप्रूवल पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर हमारी इन्वायरमेंटल स्टडी ये बोलती है कि इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से यहाँ का फॉरेस्ट ही गायब हो जाने वाला है, ये वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाने वाली है, एयर ही पूरी खराब हो जाने वाली है, तो प्रोजेक्ट को कभी अप्रूवल नहीं मिलेगा, राइट। रेगुलेशन ऑफ hazardous substances. The act empowers the central government to regulate the handling, transportation and disposal of hazardous substances. मतलब क्या है कि जो हजार्डस सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि ये कैसे हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल, जैसे कुछ वेस्ट टाइप भी बोल सकते हो आप, या हजार्डस जो बहुत ही हजार्डस है टू ह्यूमन हेल्थ, ऐसे सब्सटेंस को कैसे वो हैंडल, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्पोज करना, बेसिकली वेस्ट की बात कर रहे हैं जनरली। इट ऑल्सो अलाउज फॉर द प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द हैंडलिंग ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6। तो प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कि कुछ इंडस्ट्रीज को हम प्रोहिबिट कर देते हैं कि नहीं, आप इसका जो है एक लेवल है, उस लेवल के अलावा या लोकेशन की वजह से भी हमें लगता है कि सिटी में इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो देन वी विल रिजेक्ट इट। द एक्ट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कैरिंग ऑन सर्टेन प्रोसेसेस और ऑपरेशंस दैट आर डीम्ड एनवायरमेंटली हार्मफुल। अगर हमें लगता है एनवायरमेंट के लिए ये लोकेशन पे इंडस्ट्री का होना गलत है, तो हम उसे प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बोल सकते हैं आप दूसरी लोकेशन पे जाइए, यहाँ नहीं हो पाएगा, परमिशन नहीं मिलेगी। या फिर किसी इंडस्ट्री का कोई ऑपरेशन या कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी है जिसे हमें लगता है, जिसे हमें नहीं, मतलब एनवायरमेंट जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है बेसिकली, ठीक है, उसे लगता है अगर
कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है तो वो उसे डिनाई कर सकता है, रोक सकता है, उस पर रोक लगा, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस। तो वो अगर वॉयलेट फिर भी कोई करता है, हमने तो उसने दे दिया, फिर भी उस पर क्या होगा, पेनल्टी लगेगा और उस पर पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑफेंडर्स में फेस फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट फॉर द वॉयलेटिंग, मतलब ठीक है, सेम ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं सेम। फिर है पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब कुछ नहीं, पब्लिक अवेयरनेस है, दैट्स इट। पब्लिक को क्या करना है, अवेयर करना है। द रोल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट अलाउज फॉर पब्लिक कंसल्टेशन इन सर्टेन मैटर्स इंश्योरिंग दैट द कम्युनिटी हैज ए सेन। मतलब कोई चीज़ होने वाली है, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ लगने वाली है, तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ की कम्युनिटी, सोसाइटी, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके पूछा जाता है, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है कि आप बताइए सही है कि गलत है। कभी कभी वो ज़्यादा इम्पैक्ट है इन्वायरमेंटली, और जो थ्योरेटिकली है वो तो स्टडी की जाएगी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में काम चलता है, उससे इन्वायरमेंट में वैसे इम्पैक्ट नहीं आता, पर उससे नॉइज़ का फर्क पड़ता है, जिससे आसपास के लोग परेशान रहते हैं, तो बेसिकली वो भी नॉइज़ पोल्यूशन हो गया ना एक तरीके से। तो इसलिए कभी कभी कुछ केसेस में आपका पब्लिक को पार्टिसिपेशन उनका जरूरी होता है, उनके बेसिस पे भी डिसीजन लिया जाता है। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1980 सर्व्स एज द फंडामेंटल लॉ फॉर द एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया, प्रोवाइडिंग द लीगल बेसिस फॉर एड्रेसिंग वेरियस एनवायरमेंटल इशूज एंड प्रोमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। ठीक है, ये है कि एनजीओ जो होते हैं हमारे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका क्या है बेसिकली इनिशिएटिव हैं, वो क्या होते हैं और उनके क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट जो इन्वायरमेंट हमारा इम्पैक्ट। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन अच्छा है, 21-22 में है, 22-23 में है। एनजीओ क्या होता है बेसिकली, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ये गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, लेकिन ये अलग टाइप से, अलग अलग से चलती है बेसिकली। ठीक है, तो एनजीओज आर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवा के लिए होते हैं बेसिकली, दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है लेकिन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। दे आर ऑफन ड्रिवन बाई ए मिशन टू एड्रेस द सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन इशूज। कोई भी इशूज हैं, आप भी देखते होंगे अपने आप, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, कोई गरीबों के लिए कुछ करता है, कोई शिक्षा के लिए करता है, कोई कल्चरल फॉर्म में करता है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, जिसे हम एनजीटी भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट के लिए जो बना है। एड्रेस, ठीक है, एनजीओज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल फाउंडेशन। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हम देखेंगे बेसिकली इनका। हमारा जो मेन मोटिव है एनजीओ क्या होता है हमने देख लिया। अब इसका हमारा मेन मोटिव है कि जो क्वेश्चन है बेसिकली जो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इनिशिएटिव क्या है, क्या क्या वो स्कीम चलाते हैं, किस टाइप से चलाते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, वो हमें जानना है। सेवरल एनजीओज आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल चैलेंज। जैसे कि हम कुछ इनिशिएटिव इनका देखें तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, अलग अलग टाइप के लिविंग बींग्स का बेसिकली रहना एक साथ, ठीक, को एग्जिस्ट करना। इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन, जो फोकस करता है ऐसा इनिशिएटिव, कंजर्वेशन ऑफ अनसेफ स्पेसीज एंड दियर हैबिटेट्स। अनसेफ मतलब या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से, या फिर किसी भी वजह से अगर वो क्या कर रहे हैं कि वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसे अनसेफ यहाँ बोला गया है। ऐसी स्पेसीज, इस ऐसे टाइप के ब्रीड, और उनका रहना, जो हैबिटेट मीन्स की रहना, बेसिकली सर्वाइव कर पाना, तो उसके लिए उसे कंजर्व करने के इस टाइप से होता है। हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, यानी कि टू एनहेंस द बायोडाइवर्सिटी, मतलब अगर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर या किसी भी वजह से अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेसीज खत्म हो गई है, तो हमें उसी टाइप का एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करके, आजकल ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हैबिटेट रिस्टोर किया जाए, मतलब वापस से बनाया जाए, उसी टाइप का एनवायरनमेंट बना जाए, टेम्परेचर, प्रेशर और जो भी हर टाइप का बेसिकली जो भी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती हैं, एयर क्वालिटी वगैरह, तो वाटर अवेलेबिलिटी, एयर अवेलेबिलिटी, तो ताकि फिर वापस से वो रीस्टोर हो सके और वहाँ पे सेम टाइप की स्पेसीज सर्वाइव है। इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए हमने इसे बोला बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे भी चल रहा है इनका इनिशिएटिव। एफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, फिर से वही, ट्री को प्लांट करते रहो, जितने पेड़ आप काट रहे हो उससे ज़्यादा आप प्लांट कराओ।
तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स टू काउंटर द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन जो प्रोजेक्ट के लिए जो आपने पेड़ काटे, फॉरेस्ट काटे, अब उसे काउंटर कैसे करोगे आप? नए प्लांट लगा के करोगे ना आप, तो इसे बोलते हैं आपका एफोरेस्ट। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम थ्रू प्लांटिंग। रिफॉरेस्टेशन का मतलब जहाँ फॉरेस्ट था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स, वहाँ पे धीरे धीरे वो खत्म हो गया है, वहाँ पे हाईवे कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया, बट स्टिल वहाँ पे वो डैमेज होता जा रहा है, तो आप उसे रीस्टोर कर रहे हो वापस। वहाँ पे क्लाइमेटिकल जो चेंजेस है आए हैं उन्हें रीस्टोर करके वापस से रिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, वहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हो वापस, राइट। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। कुछ एनजीओ ऐसे हैं, आप देखो कूड़ा कचरा उठा के ले जाते हैं, देख रहे हो, तो वो क्या है? वेस्ट वाटर एंड मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। तो एनजीओ के इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के तो है ही हैं, गवर्नमेंट के तो सरकारी हो गए, आप समझ रहे, पर एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंट, आपका जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो समाज की वेलफेयर के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली हाईली एक्टिव रहता है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं होता है, चैरिटी पे चलते हैं या गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं होते, राइट। ठीक, अवेयरनेस कंपेन्स ऑन वेस्ट रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। आप देख रहे हो कि ये क्या है? अवेयरनेस कैंपेन, मतलब क्या है? सिंपल कोई ऐड आ गया मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो कुछ सरकार की तरफ से भी ऐड चलते हैं, नो डाउट, बट जगह जगह आप देखो होर्डिंग है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी होता है, नो डाउट, बट क्या है? एनजीओज भी जगह जगह क्या है? मीटिंग कराती हैं, वर्कशॉप कराती हैं, कहीं सड़क पे होके ग्रुप उनका खड़ा है तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कि कभी कभी नारों की फॉर्म में कर रहे हैं, कभी कभी म्यूजिक की फॉर्म में कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका अलग अलग फॉर्म हो सकता है कि वेस्ट कम रिड्यूस करे, अब गीला कचरा अलग डालें, सूखा कचरा अलग डालें, रिसाइकिल करें अगर जितना पॉसिबल हो सकता है, आप प्लास्टिक छोड़ दो, बैन कर दो, तो गवर्नमेंट भी खैर बोल रही है आप सिर्फ वो डिस्पोज होने वाली चीज़ों को ही केवल यूज़ करो, राइट। तो इस टाइप का जो चल रहा है बेसिकली दैट इज़ आपका ये होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है एनजीओ का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसाइकलिंग सेंटर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो जगह जगह बीच में रिसाइकलिंग सेंटर्स ही ओपन करते हैं, फंडिंग आती है, अलग अलग डोनेट करता है कोई चैरिटी आती है उस टाइप से, या अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, तो उस टाइप से, ठीक। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, हार्वेस्ट किया जाए, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग की जाए, तो कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला दिए हैं जिससे वाटर कंजर्वेशन के बारे में उसकी प्रैक्टिसेस चालू हो गई हैं, और रेन वाटर जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी थे, एक्चुअली वो वही थे, एक्चुअली उन्होंने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग वाटर पोल्यूशन एंड इंश्योरिंग द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, ये प्रमोट करते हैं बेसिकली, प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उसके थ्रू कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना है। आपको कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल है, जिसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मतलब ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस मतलब आपका एनवायरनमेंट जो है वो बैडली अफेक्ट होने वाला है, तो उस टाइप को अवॉइड करके आप सोलर और विंड पावर या आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है इस टाइप की पावर को एनकरेज करते हैं कि इस टाइप के रिसोर्सेज यूज़ किए जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्पेशली इन ऑफ ग्रिड एरियाज, राइट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्शन। इसमें भी इनका इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे कैसे क्लाइमेट चेंज आपका कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे उसे काउंटर कर सकते हैं। तो इसका है कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल किसकी वजह से होती है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस हैं, जो वो रिलीज हो रही हैं ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी से, वेस्ट मैनेजमेंट से, ठीक है, जो वेस्ट हमारा डिस्पोज हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, तो उसका ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जाए, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स टू हेल्प कम्युनिटीज एडेप्ट टू चेंजिंग द क्लाइमेट कंडीशन। ये एक क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं कुछ, जो क्या करता है, कम्युनिटीज को अवेयर करता है, उन्हें ऐसे चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए मोटिवेट करता है, और उन्हें क्या है, उनके अंदर ये एक डेवलप करता है, वो बेसिकली क्या है, अंदर से वो फीलिंग जनरेट करता है कि आप जो चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन है उसमें भी सर्वाइव कर सकते। जैसे कि अभी गर्मी बढ़ गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो पहले टेम्परेचर नॉर्मल कम हुआ करता था, अभी टेम्परेचर बढ़ गया, राइट। तो क्लाइमेट चेंज कंडीशन होगी तो अब कैसे अडॉप्ट करोगे आप, तो उसके लिए भी प्रोग्राम चलाते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और ये जगह जगह स्कूल में फ्री सेमिनार लेते हैं, वेबिनार भी आजकल चल गए हैं, जगह जगह फ्री, आप स्कूल कभी संडे में वैसे कैंप लगा दिया इन्होंने, तो उस टाइप से एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं स्कूल्स एंड कम्युनिटीज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इशूज।
वर्कशॉप, सेमिनार्स, कैंपेन चलाते हैं ताकि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस हो सके, राइट। एडवोकेसी फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसी, एडवोकेसी मीन्स क्या है कि ये ऐसे टू एडवोकेसी एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग द रिकमेंडेशन टू पॉलिसी। पॉलिसी कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट उन सबको पावर दे रखी है, तो उनमें असिस्ट करते हैं। एडवोकेसी मीन्स कि असिस्ट करना, गाइड करना कि पॉलिसी आप इस टाइप से बनाइए, ये है क्योंकि इनके पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे वो सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को। अब वो उनके ऊपर है लेना नहीं लेना है, बट ये इनका ये काम है बेसिकली, इसलिए ये इनिशिएटिव में आता है कि ये एनजीओ के इनिशिएटिव होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लीगल एडवोकेसी एंड एनवायरमेंटल जस्टिस, ये लीगल एडवोकेसी भी देते हैं, जैसे वकील होता है बेसिकली। अगर कोई इंडस्ट्री वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है बेसिकली, उसके खिलाफ अगर कुछ होता है, तो ये जो एनजीओस होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं इसमें, नो डाउट जुड़े हुए, तो वो क्या है, लीगल एक्शंस अगेंस्ट द पोल्यूटर्स एंड वॉल्यूटर्स ऑफ द एनवायरमेंटल रेगुलेशन, सपोर्ट फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री की वजह से आसपास की कम्युनिटी को क्या हुआ, बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है उनकी, तो जो एनजीओस हैं वो अपने खुद के दम पे, या तो उनके पास खुद एडवोकेट अवेलेबल है, अगर नहीं है वकील, तो वो क्या करते हैं कि फंडिंग करते हैं, उसके सपोर्ट में आके फंडिंग करते हैं और एक अच्छा वकील करके कोर्ट में या जहाँ पे भी केस है वो केस लड़ते हैं, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ताकि इन्वायरमेंटल ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स, मतलब लंबे टाइम, लॉन्ग लास्टिंग एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है ऑर्गेनिक, जैसे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो एनजीओस वगैरह वो भी प्रमोट करते हैं कि आप अच्छी फार्मिंग की जो है एग्रीकल्चर करने की, उसे प्रैक्टिस को फॉलो करो, ना कि आजकल ऐसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स आपने डाल दिया उस टाइप, राइट। बहुत सारे इस टाइप के बहुत कैंपेन और पॉलिसीज जो है चला रखी। इनिशिएटिव सपोर्टिंग इको फ्रेंडली लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर लोकल कम्युनिटीज, इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन, टूरिज्म मतलब समझे, तो प्रमोशन ऑफ इको फ्रेंडली टूरिज्म दैट कंट्रीब्यूट्स टू कंजर्वेशन एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके बाद देखिए रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। अब ये एनजीओस क्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं, हर जगह, हर सिटी में, हर टाउन में, हर गांव के में, आसपास सब जगह घूमते रहते हैं, जगह जगह इनके बने हुए हैं। तो जब ये जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक रिसर्च होती है, उन्हें पता चलता है कि किस जगह किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सैंपल डेटा भी ये उठाते हैं वहाँ से, किसी चीज़ का अगर लेना है, वेस्ट अगर कोई कहीं पे डिस्पोज सही से नहीं हो रहा है वो भी देखते हैं। तो इनके पास रिसर्च होती है बेसिकली एक, और उनके पास डेटा कलेक्शन फ्रॉम दी, जो आप ये घूम घूम के बेसिकली सब चीज़ें लेते हैं। साइंटिफिक रिसर्च इज ऑन एनवायरमेंटल इशूज कंट्रीब्यूटिंग टू वैल्यूएबल डेटा, स्टडीज ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये डिफरेंट टाइप के रिसर्च, पीएचडी वाले नहीं होते जैसे, तो रिसर्च करते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट था, क्या इसके फैक्टर थे, क्या रीजन्स थे, ठीक है। फिजिकल जाके भी देखते हैं और बाकी वैसे भी बेस्ड ऑन लाइक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये उससे भी करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी, इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, अर्बन सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन ग्रीन स्पेसेस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ग्रीन जहां हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पे आप कुछ भी ऐसी चीज टाइप का यूज नहीं कर रहे जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, राइट। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन किससे, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ ही कोलैबोरेट कर लेते हैं एनजीओ वाले, या बिजनेस जो भी चल रहे हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो ज्वाइंटली एक एनवायरमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करा सकें, एग्जीक्यूट करा सकें कंट्री में। बिल्डिंग पार्टनरशिप टू लेवरेज द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, मतलब एनजीओज के पास अगर एक्सपर्टीज है, रिसर्च है, डेटा है, उनके पास एक जो है रीच है, उन्हें पता है रियल सिनेरियो का, तो वो कोलैबोरेट करके एक बेटर पॉलिसी बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी जस्ट ये था कि दीज इनिशिएटिव्स collectively contribute to global and local efforts in environmental protection, conservation and sustainable development। मतलब जो एनजीओ हैं ये, इनका काम ही अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव इन्होंने लिए हुए हैं हर टाइप से रिलेटेड, सो दैट इन्वायरमेंट का जो डैमेज है वो कम से कम हो सके, इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट हो सके। तो इनका इक्वली इंपॉर्टेंस हो जाता है। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है ये इनके साथ कोलैबोरेट करके जितना भी एक मैक्सिमम इनपुट बेसिकली दे सकते हैं ग्राउंड लेवल तक का, वो भी लिया जाता है।
NGOs often play crucial role in bridging the gaps between the different stakeholders and fostering the positive environmental change, right? ठीक है, ये भी हमारा ओवर होता है। अब सेकंड पार्ट पे हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, जहां हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है इम्पैक्ट का हम हालांकि हम चीज़ ऑलरेडी लास्ट यूनिट में हम देख चुके हैं, एक यूनिट में हमने पढ़ा था ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है, बट स्टिल ठीक है, जल्दी से देखते हैं। एक टर्म है जो क्वेश्चन आया था AKTU में, 2 मार्क्स में आया था एक्चुअली, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। एक्सप्लोजन मतलब बम का फूटना किसी चीज का एकदम सडन। तो पॉपुलेशन क्या है, रैपिडली अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसे ही बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें क्या समझना हो, ठीक है, ये तो आप जानते ही। रेफर्स टू ए रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर ए रिलेटिव, मतलब आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ है, अगले 5 सालों में 110 करोड़ हो गई, एकदम से बढ़ गई, तो बढ़ी ना है बेसिकली, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। ठीक, इफेक्ट क्या इफेक्ट आते हैं, हालांकि ये लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे मतलब बेसिकली हमने स्लाइड में दिया हुआ है, लेकिन इसका डिटेल में भी देखेंगे तो वो इजी है, आपको मैं ऐसे बोलूँगा तो आप समझ। रिसोर्स का डिप्लेशन क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, उतना ज़्यादा कंज्यूमर होंगे, कंज्यूम करेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास उससे ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा। तो रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम होंगे तो धीरे धीरे उनका डिप्लेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जितना लोग होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में जो है पोल्यूटेंट्स जो है एमिट होने वाले हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो चाहे इंडस्ट्री हो, कि कंजप्शन ज़्यादा होगा। वो अगर व्हीकल का होगा तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर जितने व्हीलर हैं वो सब ज़्यादा रोड पे आएंगे तो मतलब ज़्यादा उसका एमिशन आएगा। ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूम करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, वो कहाँ से बनेंगे, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से बनेंगे, इंडस्ट्री में बनेंगे तो इंडस्ट्री से भी आपका एग्जॉस्ट निकलेगा, राइट। आप समझ रहे हैं, ठीक। इसी टाइप से एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट होगी, फसल की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी। उस एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में भी वो ज़्यादा फसल उगाएगा, मतलब ज़्यादा उसे प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए फर्टिलाइजर यूज़ करेगा, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेगा, वो ज़्यादा यूज़ करेगा तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ज़्यादा लोग होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो आपको पेड़ काटेंगे, आप फॉरेस्ट काटेंगे, आप सब काट के अर्बनाइजेशन बढ़ा देंगे, मतलब आप सिटी बनाएंगे, प्लॉट्स काटेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि लोगों को रहना भी तो है ना, अगर एक बार ज़्यादा आ गए तो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी होगी, आपको पता ही है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो रिसोर्सेज तो कॉन्स्टेंट है ना, रिसोर्सेज तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, वो तो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं। अभी आप पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी बढ़ने वाली है। हेल्थ केयर चैलेंजेस होंगे, आपका पॉल्यूशन, अब जब पॉपुलेशन बढ़ गई है इसकी वजह से इतने सारे इश्यूज हो गए, ये इश्यूज आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, हेल्थ अफेक्ट करेंगे तो आपको हेल्थ केयर जो है चैलेंजेस है कि आप कैसे सबको हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। एजुकेशनल इशू होगा, इतने लोग होंगे तो उन्हें सबको एजुकेट कैसे किया जाए, राइट। इंडिया की एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रिसोर्सेज तो कॉन्स्टेंट है, गवर्नमेंट चलो बढ़ा भी रही है रिसोर्सेज, कितना बढ़ाएगी रिसोर्सेज, उतने नहीं अनलिमिटेड। अब देखिए रेलवे है, टिकट नहीं मिलते हैं लोगों को, फ्लाइट से जा रहे हो तो टिकट नहीं है, बस से जा रहे हो तो आपको जगह नहीं है। तो आप देखोगे कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप समझो, कह रहे हैं कि ट्रेन बढ़ा दो, ट्रेन बढ़ाना इज नॉट ए सॉल्यूशन। ट्रेन बढ़ाना सोल्यूशन है क्या, बताइए, नहीं सोल्यूशन है। ट्रेन बढ़ जाएगी, मान लीजिए इतनी सारी और 1000 ट्रेन लगा दो, 10,000 और लगा दो, पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है वापस में फिर एक आज नहीं है 10 साल बाद फिर से, मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन थोड़ा ही हुआ, राइट। तो मतलब जैसे ये पॉपुलेशन है बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, हर पर्सपेक्टिव से इशू, सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। अगर कुछ भी बैलेंस से ज़्यादा जा रहा है दैट विल क्रिएट इशूज। ग्लोबल इम्पैक्ट, और इसका पॉपुलेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट आना ही है आपका, राइट। ठीक है, हल्का सा देख सकते हैं, वैसे मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाक से, जल्दी से देखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे हम, ठीक। तो द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज। सम की फैक्टर्स है, जैसे रिसोर्स डिप्लेशन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जितना हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा वो डिमांड बढ़ाएगा ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की, जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो बेसिकली वो खत्म होते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा लैंड यूज चेंज एंड अर्बनाइजेशन, मतलब सिंपल है कि जो खेती की ज़मीन थी, जो नॉर्मल फॉरेस्ट लैंड थी, उस जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए क्या होगा, डायरेक्ट अर्बन प्लॉट बनेंगे, उनके लिए घर बनेंगे, उन तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर लैंड को हम कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। डिफॉरेस्टेशन वही सेम चीज़ है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा जो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको प्लॉट काटने पड़ेंगे, आपको अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, उसका फॉरेस्ट जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो सब आपको, एंड इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन।
population. Deforestation impact biodiversity, disrupt the ecosystem and contribute to climate change by reducing the carbon sink. ठीक है. अब इसके बाद आता है एयर एंड वाटर पोल्यूशन होगा. अब आप कहोगे ये कैसे होगा? अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करेगी. ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करेगी तो वेस्ट कहाँ जाता है? एनवायरनमेंट में, या वो वाटर की बॉडी के साथ मिलेगा तो एयर और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा. इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी. इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि उसका वेस्ट ज़्यादा होगा, एमिशन ज़्यादा होगा. ऑटोमोबाइल होगा, ऑटोमोबाइल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी अगर आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो उससे क्या होगा, और वेस्ट ज़्यादा होगा तो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल भी होगा, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो एयर को कंटामिनेट करेगा या फिर वाटर रिसोर्सेज, और अल्टीमेटली वो ह्यूमन की हेल्थ को और इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करने वाला है. क्लाइमेट चेंज होगा. क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? ग्रीन हाउस गैस से. ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आती है? जो एमिशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन ऑक्साइड्स होते हैं, राइट. वो कहाँ से आएंगे? जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमोबाइल ज़्यादा चाहिए. ऑटोमोबाइल ज़्यादा चाहिए तो मतलब व्हीकल वगैरह ज़्यादा चाहिए, या उसे पावर चाहिए. मान लो जैसे घर में पावर चाहिए तो पावर के लिए पावर प्लांट होता है. पावर प्लांट में क्या होता है? फ्यूल बर्न होता है. फ्यूल बर्न होगा तो कार्बन रिलीज होगा. कार्बन रिलीज होगा तो क्या होगा? वो ग्रीन हाउस गैस होती है. सेम ज़्यादा व्हीकल यूज़ करोगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, और आपकी जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज है. अगर इंडस्ट्री ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, मान लो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी हर प्रोडक्ट की, वो इंडस्ट्री में बनता है. जब इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो उसका फिर एमिशन भी होता है, एग्जॉस्ट भी होता है. एग्जॉस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें ग्रीन हाउस गैस आएगी, राइट. ठीक. और वो सब कहाँ जाती है? अल्टीमेटली वो कहाँ जाएंगी? वो तो इन्वायरमेंट में जाएंगी ना. इन्वायरमेंट में जाएंगी तो इन्वायरमेंटली सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, जिससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जनरेट हो जाएगी. छठा है फिर हमारा जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस होगी इसकी? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन एंड रिसोर्स एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि मान लो फॉरेस्ट में बहुत सारे मल्टीपल टाइप के लिविंग बींग्स रहते हैं, उनमें बायोडाइवर्सिटी अच्छी चल रही है, लेकिन जब हमने बोला कि जब पॉपुलेशन ग्रो करेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, आप पेड़ ही काट दोगे, फॉरेस्ट ही काट दोगे, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो गई. वाटर सप्लाई, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पानी हमें चाहिएगा, वाटर सोर्स. तो जब पानी होगा तो पानी की रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा हो गई. अब पानी जो है अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई तो पीने का पानी तो कम है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में, जहाँ हमने रिसोर्सेज पढ़ा था. तो वाटर तो बहुत ज़्यादा है अर्थ पे, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है. तो अब चूंकि कम है और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो धीरे धीरे देखोगे आप तो पानी की कमी पड़ जाएगी. जैसे आप देखोगे काफ़ी एरिया में, इंडिया के भी काफ़ी एरिया में पानी की बहुत, जैसे स्पेशली राजस्थान वगैरह में काफ़ी समस्याएं हो जाती, दिल्ली में भी हो जाती है. तो जब गर्मी में मानसून कम होता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, राइट. ठीक. तो अभी हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद 8th पॉइंट है इसका, लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? जैसे ही हमने बोला है कि जैसे सॉइल की, ये सॉइल है बेसिकली, दिस इज सॉइल पोल्यूशन टाइप का. तो अगर हमने बोला ज़्यादा रिक्वायरमेंट है खाने की, फूड की, ग्रेन्स की, तो क्या करेंगे? पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे. तो उसे आपको वो करना पड़ेगा ना, आपको तो ज़्यादा हुआ है, जो डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी. तो ज़्यादा आप पेस्टिसाइड लगाएंगे, फर्टिलाइजर लगाएंगे तो धीरे धीरे फसल भी आपकी अच्छी नहीं होगी क्वालिटी वाइज, और उससे क्या होगा, आपका जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो पूरा डिग्रेड हो जाएगी. सॉइल इरोजन होगा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, डिजर्टिफिकेशन आर कॉन्सिक्वेंस. डिजर्टिफ मतलब जो रेगिस्तान बन जा रहे हैं वो भी इसी के कारण है. एनर्जी कंजप्शन क्या है? अब ऑब्वियसली बात है, अगर लोग ज़्यादा है तो उसका एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, जिसे पावर चाहिए, और वो पावर के साथ ही फॉसिल फ्यूल से. इससे क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, जिससे क्या रिलीज होगा? पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है, जो फ्यूचर में क्या करने वाली है? एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, राइट. फिर उसके बाद आता है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तो सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कैन स्ट्रेन सोशल एंड इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स, लीडिंग टू चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज कंपटीशन होता है. आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? पूरा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा, जो कि इंडिया का हुआ पड़ा है अभी. नॉट इंडिया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी. एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग द रिसोर्स एफिशिएंसी, अडॉप्टिंग द क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड फोस्टिंग द रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन पैटर्न्स. एडिशनली एजुकेशन एंड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बाय
प्ले क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू मेक इन्फॉर्म। ये बेसिकली वो जरूरत भी नहीं है लिखने की, ये ठीक है उसमें दे दिया है, बस आपने ये देखना है कि ये हमने इसका पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट बता दिया, ठीक है। ये फालतू में ऐसे थ्योरी पढ़ के क्या, ठीक, राइट। अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट फेज में हम आ गए हैं इस यूनिट के, तो अभी मुश्किल से 10 मिनट में आपका ये ओवर हो जाएगा, जो कि इजी है रिलेटिवली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 22 एंड 23 में लास्ट ईयर ये आया था, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, ये कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है एनवायरमेंट को। यार अभी मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, हमें देना है, पर हंसी आ रही है। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंट के बारे में एजुकेट करना है आपको कि इस एक्टिविटी से किस वजह से क्या क्या रूट कॉजेज हैं कि जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है, और फिर उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, राइट। जो पहले हमें एजुकेट करना है कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, उसका बैलेंस में रहना कितना जरूरी है, हमारी किस एक्टिविटी की वजह से, किस प्रॉब्लम्स की वजह से इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस हो रहा है, उस डिसबैलेंस की वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है ह्यूमन बीइंग पे, पूरे इस पूरे सिस्टम पे, पूरे अर्थ पे, राइट, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3-4 चीजें ये हमें एक्सप्लेन करनी है, ये हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है, हाउ इट कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, डेफिनेटली अगर एजुकेट नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। एक 21-22 में भी आया, एनवायरमेंट एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ये ऐसे बोला हुआ है, राइट। चलो देखते हैं इसे। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इज ए होलिस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट एंड हाउ टू लिव मोर सस्टेनेबली। होलिस्टिक मतलब क्या होता है, कंप्लीट रूप से। होलिस्टिक का मतलब होता है हर एक एंगल से, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीट एक अप्रोच होती है जो, एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट के बारे में समझना, जानना, एंड हाउ टू लिव, और फिर ये आइडिया जानना कि कैसे हम ज़्यादा लंबे, लॉन्ग लास्टिंग, अच्छे से जो है एफिशिएंट तरीके से रह सकते हैं। कैसे रहोगे, जब एनवायरमेंट अच्छा रहेगा तभी तो रह सकते हैं, राइट। द गोल ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इज टू एनकरेज द अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग and appreciation of the natural world and to inspire the individuals to take the responsibility to protect the environment। सबको एजुकेट करने का क्या मतलब है, एजुकेट करने का मतलब है कि सब लोग अवेयर रहेंगे तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, और ये हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट। ठीक है, अभी देखिए इसी में देखते हैं क्या क्या एजुकेशन में क्या क्या आता है। बेसिकली अवेयरनेस एंड sensitivity. Environmental education aims to make people aware of the interconnectedness of the all living things and the impact of human activities on the environment. आप अवेयर कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, आप अवेयर कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। तो जब आप उस चीज़ को ऐसे जोड़ पाओगे ना, तब आपके अंदर एक सेंसिटिविटी आती है हर चीज़ के लिए। जैसे आपने क्या किया, आपने कुछ भी धूल उड़ा दी बेसिकली, तब अगर आपको नॉलेज होगी तो आप क्या करोगे, धूल नहीं उड़ाओगे, आपको पता होगा कि इसकी वजह से कितना एयर पोल्यूशन हो सकता है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी, किसी ना किसी को ऐसे, इसी वजह से किसी ना किसी लिविंग बीइंग को बहुत दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, राइट। तो बेसिकली इससे हमारी अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी हमारे मन में आती है, ठीक है। नॉलेज एंड आपका अंडरस्टैंडिंग, वही हमने बोला, नॉलेज से ही अंडरस्टैंडिंग बनती है एक्चुअली। पहले आपको जानना पड़ेगा किसी चीज़ के बारे में, वो है क्या। जब एक बार नॉलेज, मतलब नॉलेज इज व्हाट, नॉलेज इज जस्ट इन्फॉर्मेशन बेसिकली, उसके बेस पे आपकी जैसे अंडरस्टैंडिंग बनी, फिर आप वो काम नहीं करोगे अगर आपको लगता है गलत है, आपने अंडरस्टैंडिंग सही बना ली। इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम, कि क्या हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है हमारे, और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमारा इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी का होना क्या जरूरी है। सब कुछ फालतू में नहीं है, कुछ ना कुछ किसी चीज़ के पीछे लॉजिक है, इसलिए वो है बेसिकली, ठीक है, इस यूनिवर्स में। तो इससे क्या होता है, इंडिविजुअल ये समझता है जब इस चीज़ को, तो फिर वो उसे ज़्यादा बेटर तरीके से, आप समझ, उसे यूज कर सकता है या ज़्यादा बेटर तरीके से उसका ध्यान रख सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट, अब नॉलेज तो चलो है ही, इन्वायरमेंटल एजुकेशन सीक्स टू डेवलप द प्रैक्टिकल स्किल्स दैट एम्पावर द इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन टू एड्रेस द एनवायरमेंट। स्किल भी डेवलप की जाती है कि आप इसे कैसे इफेक्टिवली, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जिससे आपको एक ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिससे आप ऑन जो है आपको जो है उसी टाइम पे इंस्टेंटली क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जो है आप
एक डिसीजन ले सको कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, राइट। ठीक। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, जब आपको समझ में आ गया, इन्वायरमेंट ने बता दिया आपको, एजुकेशन ने, क्या सही है इन्वायरमेंट के लिए, क्या गलत है, ठीक है, तो इससे आप क्या करते हैं, अपनी एक वैल्यूज जो है अपने अंदर लाते हैं और एटीट्यूड लाते हैं कि नहीं, अब मुझे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करती जिससे मेरे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करे, राइट। लेकिन ये कब आएगा आपके अंदर, ये वैल्यूज कब आएंगी, एटीट्यूड कब आएगा ये वाला, जब आपको नॉलेज होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये कहाँ से आ रही है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट से, जो आप जो है इन्वायरमेंट की जो एजुकेशन ले रहे हैं उससे आ रही है, राइट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेक्स द वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स दैट प्रमोट द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर द नेचर एंड कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जैसे कि हम 5 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे, राइट। तो जब आप क्यों मना रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से इन्वायरमेंट एजुकेशन में हमने सीखा है कि उस दिन पेड़ लगाना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए नेचर को। उस दिन नहीं, हमेशा करनी चाहिए, बट जस्ट वो एक दिन ऐसा रखा गया है। बाकी जो है वो इस टाइप की एजुकेशन प्रमोट करके आपको आइडिया लगता है कि कैसे, वो भी इन्वायरमेंट एजुकेशन ही है, राइट। सिटीजनशिप एंड एडवोकेसी, environmental education encourages the active citizenship and environmental advocacy. It aims to empower the individuals to engage in social activities that promote the environmental protection. जो वही सेम जो हम बोल रहे फॉरेस्ट वाला, वो 5 जून का जो एग्जांपल दिया वही सेम इसने एक्चुअली बोला, राइट। फिर इसके बाद आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हमें जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो ऐसा नहीं कि केवल एक फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग आपको दे दी हल्की सी, एक सिलेबस में आपका सेमेस्टर में है जैसे ये सब्जेक्ट और उसके बाद खत्म हो गया, लेट्स से। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ए continuous lifelong learning है basically. It promotes a lifelong learning approach, encouraging the individuals to continuously update their understanding of environmental issues. कल ग्लोबल वार्मिंग का कल इशू है, कोई नया इशू भी तो आ सकता है अभी बाद में, अगर एक्टिविटीज ऐसे बढ़ती रही तो एक नया इशू क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें ये धीरे धीरे अपडेट करके लाइफ लॉन्ग पूरा लर्निंग का प्रोसेस है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब केवल इन्वायरमेंटल इश्यूज पे नहीं है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं बस, दैट्स इट। ये साइंटिफिक एंगल से, सोशल एंगल से और एथिक्स एंड अदर फील्ड एंगल से, हर एंगल से आपको क्या है जो है टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करती है, राइट। ठीक। अब देखो चैलेंजेस क्या हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी तो आते हैं ना बहुत सारे एजुकेशन में, जैसे क्या है, लिमिटेड अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब समझ रहे हो, लोगों के बीच में अवेयरनेस ही कम है, अंडरस्टैंडिंग भी कम है, तो वो जानने को तैयार ही नहीं है। दे आर नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर माइंड सेट ऑफ माइंड सेट की जो चाहिए पर्टिकुलर, वो तो एटीट्यूड है नहीं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग छोटी कम अवेयरनेस है और अंडरस्टैंडिंग है। इसकी वजह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन को जो प्रोवाइड करने में थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनएडुकेट फंडिंग, मतलब फंडिंग भी नहीं पूरा है, पैसे का जो है फाइनेंशियल इश्यूज है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एजुकेट कैसे किया जाए सब लोगों को, किसी ने बीटेक करना है, एमटेक करना है, एमबीए करना है, अलग डिग्री करनी है, तो उसके जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जॉब से रिलेटेड है, राइट। लेकिन ये जो हमारा इन्वायरमेंट वाला है ये तो एक तरीके से फ्री में आपको पढ़ाना पड़ेगा। फ्री मीन्स की लाइक व्हाट आई मीन इसकी फ्री में पढ़ाना पड़ेगा कि इसके लिए जो डेडिकेटेड टाइम चाहिए, डेडिकेटेड जो स्लॉट चाहिए, उसमें कोई स्टूडेंट तो स्पेशल आके पढ़ने वाला है नहीं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो जो एक्सपेंडिचर है वो बेयर करना पड़ेगा किसी फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज जो अदर वो है। इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन इनटू फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि हमने फॉर्मल एजुकेशन क्या है, मान लीजिए हमारा बीटेक है, एमबीए है जो हम बात कर रहे हैं, या हमारा जो और डिग्रीज हैं जो भी बीएससी है सब है, ठीक है। तो उन सब में आप देखोगे तो वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, तो उसके साथ में जो कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन किया गया, उसके साथ में जो सब्जेक्ट डाला गया है वो उतना एफिशिएंटली नहीं उसका इंटीग्रेशन किया गया है कि उसे इंटीग्रल पार्ट बना दो इस सिलेबस का ही है। बस ये तो अभी भी आप लोग और भी काफ़ी लोगों का ऐसा सोच रहता है कि इन्वायरमेंट को बस पढ़ लिया, पास कर लिया, दैट्स इट, आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं। बट दिस इज नॉट लाइक दिस कि आपने सेमेस्टर में पढ़ा, भूल गए और उसके बाद क्योंकि इन्वायरमेंट तो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, जब तक आप मरने वाले हो तब तक इन्वायरमेंट ही चलने वाला, राइट। जब से पैदा हुए जब तक जाने वाले हैं तो इन्वायरमेंट ही चलने वाला है। टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी का भी इन्होंने ऐसे जो है
बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं बना रखे हैं। ये ग्लोबल की बात कर रहे हैं, नॉट इंडिया, बट इंडिया से आप रिलेट कर सकते हो। तो इसमें और सब चीज़ों में है, बीटेक के लिए हैं और सब, मतलब व्हाट आई मीन इज बाय सेइंग दिस बीटेक कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए तो चलो है डेडिकेटेड चीज़ें, बट इन्वायरमेंटल के लिए टीचर ट्रेनिंग डेडिकेटेड वाली बहुत कम है और फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, तो एक्सेस टू एजुकेशन तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे यहाँ ठीक है लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, बट अगर सच देखा जाए तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है वो बात ठीक है, पर काफ़ी सेक्शन ऑफ मतलब जो पार्ट है, काफ़ी जो बेसिकली काफ़ी लोग हैं वो अभी भी वंचित हैं शिक्षा से। एक्सेस टू एजुकेशन उनके पास नहीं है, तो कहाँ से एनवायरनमेंट का एजुकेशन होगा, राइट। तो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो क्या होता है कि कल्चरल का क्या है, जैसे लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज है, साउथ में अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, आपका देखोगे आप ईस्टर्न पार्ट में अलग है, साउथर्न पार्ट में अलग है, और फिर इधर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाओगे तो अलग है, हिंदी का ज़्यादा बोलबाला है, तो वो भी एक चैलेंज जो है फेस करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म फोकस रहता है, जैसे बीटेक वाले क्या सोचते हैं शॉर्ट टर्म मतलब कि बस अभी कर लिया बात खत्म हो गई, बस अभी पढ़ लिया, सेमेस्टर में मार्क्स ले आए, पास हो गए, बढ़िया सेमेस्टर में परसेंटेज बन गई, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद एनवायरनमेंट को कोई देखेगा भी नहीं, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आप रियल लाइफ में देख सकते हो डेली बेसिस पे अपने आगे सामने। बिहेवियरल चेंजेस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, राइट। तो मतलब ये जस्ट चैलेंजेस है, हमने जल्दी से रैप अप किया से जानबूझ के, बाद के को डिस्कस नहीं किया क्योंकि उतना जरूरत भी नहीं है, और आप इसमें लिख ही देंगे जो आपने लिखना है, ठीक है। वुमेन एजुकेशन, राइट। वुमेन एजुकेशन मतलब जो आपने लिखना है, मेरा मतलब ये नहीं कि कुछ भी आपने तो कहानी लिख दो, उसमें कहानी नहीं लिखनी है, मतलब आप उसे समझ गए, मतलब दैट इज लाइक कि आप उसमें लिख दोगे, आपको अगर हेडिंग याद है तो यू कैन राइट इट इन ए गुड वे, सो दैट मतलब इट कि क्या चैलेंज, कैसे ये चैलेंज बेसिकली आ रहा है, कैसे फेस करना पड़ रहा है। ये लास्ट पार्ट इसका बचता है हमारे में, डिस्कस द स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। एक इसमें अच्छा एक पार्ट वो भी था कि वुमेन एजुकेशन कैसे वो करता है, बेसिकली रोल प्ले करता है इसमें। वुमेन एजुकेशन क्या, नॉर्मल एजुकेशन वो वुमेन का तो इसमें जल्दी इसमें डाल दिया इन्होंने, बट क्या है वो तो नॉर्मल किसी की भी एजुकेशन हो, एनवायरमेंट एजुकेशन इज मैंडेटरी होनी चाहिए, बट इससे कॉमन नॉर्मल से इसने एड ऑन किया है कि वुमेन की एजुकेशन, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड ऑन फॉर वुमेन एजुकेशन, बहुत सारी हुई हैं, अभी मोदी गवर्नमेंट ने भी की है, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, उससे पहले भी गवर्नमेंट ने की थी, राइट। 21, 22, 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, 3 साल 2 बार आया है, 21 से 22, 22 से 23 में, राइट। वुमेन्स एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजन्स बट एंड इट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये नॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट इसे इन्होंने रिलेट कर दिया किससे, इन्वायरमेंट से, क्योंकि इन्वायरमेंट का हमारा चल रहा है, राइट, ठीक है। वुमेन एजुकेशन के चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बोलता है हेयर आर सम की पॉइंट्स हाईलाइट, एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी। जैसे ही आप एजुकेट करोगे वुमेन को, तो एक तो उसे नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो इट विल मेक देम एम्पावरमेंट, ये उन्हें एम्पावर, शक्ति देगा, जिसे महिला सशक्तिकरण बोलते हैं हिंदी में। तो इससे इक्वलिटी की भावना आएगी बेसिकली, कि वो भी कर सकती हैं कुछ। पहले जो है बहुत शोषित थी, अब से मैं 20, 30, 50 साल पुरानी बात करता हूँ, अभी तो नहीं, अभी तो खैर सिस्टम बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं। तो व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड दे आर बेटर इक्विप्ड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस related to environmental issues, contributing to more equitable and inclusive society, right? ठीक। सेकेंड पॉइंट देखोगे आप, तो ये है आपका पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। एजुकेशन कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस फैमिली प्लानिंग डिसीजन। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की थी हमने। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, अगर दो पार्टनर, डेफिनेटली बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट, जिसमें फीमेल है मेल है, तो दोनों का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एक पार्टनर एजुकेटेड नहीं है, दोनों ही एजुकेटेड नहीं है, तो फिर उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली फैमिली प्लानिंग क्या होता है, हाइजीन कैसे रहते हैं। तो जब उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा तो हाउ मतलब कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या है कि जैसे कि इसमें लिखा पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेसिकली जो फीमेल्स हैं अगर वो एजुकेटेड होंगी, उन्हें पता होगा प्रॉपर तरीका, हर तरीके से सब कुछ पता होगा, बेसिकली दे आर वेल अवेयर अबाउट एवरीथिंग, बेसिकली फैमिली प्लानिंग कर पाएंगी कि पॉपुलेशन ज़्यादा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी उन्हें पता होगा।
बाकी दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली दैट प्रोडक्शन ऑफ लाइक आपका जो चाइल्ड है, बच्चे जो होते हैं, द बर्थ ऑफ लाइक एनी चाइल्ड, तो उसमें भी उस टाइम पे एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाइजीन लेवल पे आप देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि एजुकेशन अगर अच्छी है तो एवरीथिंग इज लाइक गुड, हर सब चीज़ जो है एवरीथिंग विल गो स्मूथली। अगर एजुकेटेड नहीं हो, आपको अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर तो आपको लिए सब बेकार ही है बेसिकली, राइट। तो व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड दे टेंड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन एंड आर मोर लाइकली टू प्रायोरिटाइज द फैमिली हेल्थ, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे आपके पास, फिर देखो खर्च भी है, सब चीज़ें हैं, तो फैमिली का हेल्थ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ईजिंग प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट, मतलब अल्टीमेटली वही था इसका मीनिंग, राइट, समझ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, वुमेन particularly in many developing countries are disproportionately affected by climate change, ठीक है। कहीं बहुत जगह क्या है कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उन पर वुमेन पे भी एक इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, लेकिन अगर वो एजुकेट होंगी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल के साथ, तो वो एडोप्ट कर लेंगी उस चेंजिंग जो है एनवायरमेंटल कंडीशन को, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल जो है और बेटर हो जाएगा, दे कैन लिव इन ए बेटर वे, राइट। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन मीन्स वही सेम जो हमारा हाइजीन बात करते हैं, ठीक है, हाइजीन से बात। तो एजुकेशन इज लिंक टू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिस। हाइजीन होना रहना इंसान को, जैसे अभी मैं नॉर्मल वैसे ही बात करूँ तो हमें डेली नहाना ही चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हाइजीन रखना चाहिए, आपको क्लीन रखना चाहिए, साफ सफाई रखोगे तो दैट इज नॉन एज सैनिटेशन, राइट। एजुकेटेड वुमेन आर मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल लीडिंग टू हेल्थियर कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, राइट। इनकम जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो जॉब भी कर सकती है, वर्क कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, तो इनकम भी उससे जनरेट होगी, प्लस पॉवर्टी हमारा एलिवेशन, मतलब पॉवर्टी हमारी घट जाएगी, राइट। तो वुमेन्स एजुकेशन क्लोजली टाइड टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन भी बदल जाएगी किसी भी कंट्री की। व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड दे आर मोर लाइकली टू एंगेज इन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी रिलीफ। Economic empowerment can reduce dependency on environmentally damaging practices, right? ठीक। पॉइंट नंबर अपना आता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब अब वो क्या कर सकती हैं, अगर एजुकेटेड हैं, वुमेन की जो एजुकेशन है वो रिकॉग्नाइज कर सकती है कि इनमें क्या कनेक्शन है सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस में। मतलब जो हम सोशल काम कर रहे हैं उसकी वजह से एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट जा रहा है, जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो सोसाइटी के ऊपर जाने वाला है। तो उसका बीच में जो एक्चुअल में जो इंटरकनेक्टेडनेस रिलेशनशिप है वो उसे वो समझ सकती है। कब समझेंगी, जब वो एजुकेटेड होंगी, राइट। दिस होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग द कंप्रहेंसिव सॉल्यूशन। और उसके बेस पे एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तब आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि भाई ये आप समझे कि हम ऐसा नहीं करेंगे सो दैट इसका ये इफेक्ट नहीं जाएगा, राइट। रोल इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, अब एजुकेटेड खुद वुमेन है तो वो एक्टिवली इंगेज हो सकती है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करने में, उसका इनिशिएटिव लेने में, राइट। पासिंग ऑन द नॉलेज टू फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे आगे एजुकेट करने में ये भी इक्वल जो है अपना रोल प्ले कर दें, राइट, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है, जैसे उसमें क्वेश्चन में पार्ट था कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, कुछ कॉमन स्कीम्स बताइए। जैसे सर्व शिक्षा अभियान किसने चलाया था, डेफिनेटली ये कहाँ से आएगा, ये आपका जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वहीं से लॉन्च होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, राइट। SSA सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सबको शिक्षा को प्रदान करनी है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व मतलब सबको शिक्षा अभियान इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम टू यूनिवर्सलाइज द एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें बोला गया है जो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी लेवल की जो 8वीं 10वीं तक की एजुकेशन है वो सबको दी जाएगी। इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्रोविजन टू एड्रेस द जेंडर डिस्पैरिटीज एंड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया था कि लड़कियों के लिए कुछ और खास जो है अलग से किया जाएगा ताकि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली आ सकें, राइट। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि BBBP 2015 में जो ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं
मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया था। दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन एड्रेसिंग द जेंडर इम्बैलेंस एंड प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ये बोलते हैं कि लड़कियां हमारे यहाँ वैसे भी कम ही है, ओवरऑल रेशो में आप देखोगे तो लिटरेसी रेट में देखोगे, लेकिन इस पे फोकस था कि हमें बेटियों को ज़्यादा एजुकेट करना है, पढ़ाना है, इस फीमेल्स को, बेसिकली गर्ल्स को। इट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड द एनकरेज द फैमिलीज टू इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन। फिर आया आपका ये पहले उस टाइम पे काफ़ी पहले था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये एजुकेशन पे जो पॉलिसी आई थी, वो पॉलिसी बोलती है, गवर्नमेंट की अप्रोच थी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की इंडिया में, कि सबको हमें पढ़ाना। दिस पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड एम टू एलिमिनेट द जेंडर डिस्पारिटीज इन एजुकेशन। जो ये जेंडर वाला इम्बैलेंस था कि जो मेल्स थे वो ज़्यादा पढ़ते थे, फीमेल है, लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे तो ये डिफरेंस काफ़ी हद तक कम हो गया है, कम हो रहा है बेसिकली, राइट। फिर आपका है महिला समाख्या प्रोग्राम, ये फोर्थ है, ये 1988 में चलाया गया था। दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशली दोज इन रूरल एरियाज, जो गांव के वाले एरिया हैं उसमें महिलाओं को कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था 1988 में। इस टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर हमारे? राजीव गांधी जी, ठीक है जी, राजीव गांधी, RG, नॉट राहुल गांधी, इट्स राजीव गांधी। वो जो है वो खैर अब तो नहीं रहे, वो इंदिरा गांधी जी के जो बेटे थे बड़े, वो। दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन द एजुकेशन, इतना इट एम्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। स्कीम्स फॉर वुमेन्स हॉस्टल, वुमेन के लिए हॉस्टल्स की भी वो की गई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हों। This government has implemented the government has implemented schemes to establish the support hostels for working women and women pursuing the higher education। जो वुमेन पढ़ रही हैं उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल अलग से बनना चाहिए, या जो जॉब कर रही हैं, जो वर्किंग वुमेन है, या वो उनके लिए, जैसे आजकल तो PG बोल दिया गया है, गर्ल्स PG बॉयज PG, राइट। तो वो वी शॉर्ट ऑफ क्या है, हॉस्टल ही है। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे पहले चलाए थे कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी होंगे। दीज हॉस्टल्स प्रोवाइड द सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, स्टेप जिसे बोलते हैं, स्टेप करके, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसका था कि एम्पावर करना है वुमेन को बाय प्रोवाइडिंग देम विद द स्किल्स दैट एनहेंस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और उनका जो है ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे वुमेन के लिए। सबके लिए भी चलाए गए हैं काफ़ी, लेकिन ये पर्टिकुलर था वुमेन के लिए जो चलाया गया था। दिस इंक्लूड सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, राइट, ये वाला है। तो ये हमारे कुछ थे हमारे प्रोग्राम ऐसे, ठीक है। हाँ, अभी हमारा फिनिश होता है यूनिट 5, जिसमें हम देख चुके हैं, पूरा हम कवर कर चुके हैं। बेसिकली हम इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हमारे हैं, चैलेंजेस वगैरह, और स्पेशली वो तो हमने देखे ही थे। इसके साथ में जो हमने देखा है कि यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखे हैं, हमने एक ही लिखा है सिलेबस में तो, पर हमने काफ़ी देख लिया और आई होप यू एंजॉयड इट। एक्चुअली वो ऑलमोस्ट कॉमन ही एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और वाला है, आपका वाटर वाला है, देन आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड NGOs क्या होते हैं उसका हमने इनिशिएटिव देखे। फिर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका इम्पैक्ट देखा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, ये हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जाइए एक बार देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप आराम से आपका जो है सब इजीली हो जाएगा। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, थोड़ी वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं, राइट। बाकी कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तो थैंक यू सो मच, सी यू।